ओके, क्लास 9 आज आप लोग का जो प्रॉब्लम सेट 2 था उसमें मेरे को श्रेया, सृष्टि, राजेश ने सेंड किया। यश मुझे आपका मिल नहीं रहा, अगर पॉसिबल होगा तो रीसेंड कर देना। तो उसमें से सृष्टि को 2-3 सम्स नहीं आए थे एंड श्रेया ने डाउट पूछा था। सृष्टि का 5th एंड 8th सम मिसिंग था, श्रेया का 2nd, 5th, 7th, 8th एंड 4th सम जो आपने किया था श्रेया वो थोड़ा सा रॉन्ग है, तो बेटर मैं पूरा प्रॉब्लम सेट ही करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सबका राइट है। राजेश आपके भी कुछ सम्स राइट है, कुछ मिसिंग वगैरह है, तो मैं पूरा प्रॉब्लम सेट करवा रही हूँ। यश मेरे को सेंड मत करना, वापस रीचेक कर लेना। तो सारी चीजें प्लीज अच्छे से चेक कर लेना। तो ज्योमेट्री का ये चैप्टर खत्म। हमने फिर अलजेब्रा का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, हाफ प्रैक्टिस सेट हुई थी उसकी, तो संडे के लेक्चर में वही अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो आज सैटरडे का लेक्चर आपका सिर्फ ये प्रॉब्लम सेट है। फर्स्ट आपको पूछा था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन था if a transversal intersect two parallel lines then the sum of the interior angles are the same side of the transversal is 180 degree interior angle है। सेकेंड है number of angles formed by transversal of two parallel lines। दो लाइन, ये जैसे ये हमारा है, दो लाइन है, तो कितने एंगल्स बनते हैं? 4 इधर बनेंगे, 4 इधर बनेंगे, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। फिर थर्ड था a transversal intersect two parallel line with the measure of one of the angle is a 40 degree and the measure of its corresponding angle, corresponding मतलब सेम होता है, तो एक 40 डिग्री है, दूसरा भी 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट था ट्रायंगल एबीसी, एंगल एरिया होगा 76, पीरियड 48, सी निकाल सकते हो 56, 180 में से दोनों ऐड करके माइनस करना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सबका राइट था। राजेश आपका शायद थर्ड वाला रॉन्ग हो गया था, आपने 140 लिखा होगा, 40 डिग्री आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, 180 का नहीं होता है। फिफ्थ में टू पैरेलल लाइंस है, वो इंटरसेक्ट कर रही है बाय ट्रांसवर्सल with the measure of one of the alternate angle and alternate interior angle 75 है, तो दूसरा alternate interior angle भी 75 डिग्री होगा। alternate interior है, वो दोनों सेम होते हैं। सिर्फ अगर इंटीरियर बोला होगा तो उनका एडिशन 180 डिग्री होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लाइन बोली थी रे PQ एंड रे PR आर परपेंडिकुलर। तो हमने दो रे बनाई, रे PQ और रे PR। P पॉइंट कॉमन दिया हुआ था, इसलिए PQ एंड PR परपेंडिकुलर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद बोला था पॉइंट B एंड A आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो B इंटीरियर में और A एक्सटीरियर में, और जो PB है और PA है वो भी परपेंडिकुलर है, मतलब यहां से यहां तक का मेजरमेंट क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अभी इसके बाद पूछा था ड्रॉ फिगर शोइंग ऑल दीज रेज एंड राइट। तो ये हमने फिगर बनाया। उसके बाद पूछा है अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिसका एडिशन कितना होना चाहिए, APQ और QPB। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को मिलाकर उसका एडिशन होना चाहिए 90 डिग्री। तो हमारा यहां तक का 90 डिग्री था, ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ की ना हमने, तो APQ QPB। और सेकेंड क्या बनेगा, ये वाला भी 90 डिग्री था, तो QPB BPR। तो ये दो एंगल्स के पेयर हो जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन होना चाहिए 180 डिग्री। तो हमारे पास दो 90 है, देखिए APB, सेकेंड है QPR, ये वाला APB क्योंकि AP परपेंडिकुलर है BP पर और QP परपेंडिकुलर है PR। तो APB और QPR इन दोनों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट दोनों 90 के, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। तो APB और QPR, APB QPR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी। ओके, तब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन में दिया है कि लाइन N जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन L पे, और L और N दोनों पैरेलल लाइंस। हमको प्रूफ क्या करना है कि यही लाइन N M पर भी, सॉरी इस पर भी परपेंडिकुलर है, M पर लाइन N M पर भी परपेंडिकुलर है। तो अभी हम क्या करेंगे, गिवन line M is perpendicular, L is parallel to line M and line N is transversal
EPB is equals to angle EQD या PQD, ये दोनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला corresponding angles. corresponding angle. फिर हमको एंगल EPB कितना दिया हुआ है 90 डिग्री. कैसे पता चला? ये जो N लाइन है, लाइन N इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन B L. ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल बना है वो 90 डिग्री है. तो इसको अगर हम नंबर देते हैं 1 और इसको नंबर देते हैं 2, तो हमको 1 और 2 से क्या समझेगा कि EQD भी 90 डिग्री है. Therefore, angle PQD equals to 90 degree from 1 and 2. तो अगर PQD 90 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे, therefore line N is perpendicular on line N. अगर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन N. Hence proof. क्वेश्चन नंबर 4. एक बार क्वेश्चन नंबर 3 वापस देखो क्या किया हमने. L और M को पैरेलल दिया हुआ है. N जो है वो L पर परपेंडिकुलर है. तो L अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल सेम. ये ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर. ये 90 तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दिया नहीं है L और M. In the figure 2.24, that is this figure, यहाँ पर हम लोग ने कुछ नेमिंग डाला हुआ है. Measures of the sum angle are shown. Using the measures, find the measure of angle X or angle Y, and then show the line L is parallel to line M. तो हमको X और Y फाइंड करना है. हमने बाकी की जो चीजें डाली हुई है वो अपने लिए डाली, क्योंकि एंगल्स का नाम लिखना पड़ेगा अभी हमको, या फिर आप नहीं भी डालना चाहते तो ये हटा दो. अब एंगल X है ना, तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं बनाया हुआ, यहाँ पर X यहाँ लिखा हुआ, और एंगल Y बनाया हुआ इधर, नाम इधर लिखा है, बनाया हुआ है, तो ये यहाँ पर करेक्टेड होगा. ओके, तो यहाँ पर हम लोग को दिया क्या, हम लोग को पैरेलल नहीं दिया है तो सोल्यूशन वहां से शुरू नहीं कर सकते हैं. हम एंगल X प्लस 130 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री. रीजन लीनियर पेयर. लीनियर पेयर होने के लिए पैरेलल होना जरूरी नहीं है, ये पूरा लीनियर पेयर है, तो हम एंगल X को निकाल सकते हैं. एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री. हो गया हमारा 1. सेम वे में एंगल Y प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर. तो हम एंगल Y को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री. तो हमारा एंगल X और एंगल Y जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो तो कंप्लीट है. दैट इज देयरफॉर एंगल X इक्वल्स टू 50 डिग्री और एंगल Y इक्वल्स टू 130 डिग्री. अब हमारे पास है ना, ये X है 50 डिग्री, Y है 130 डिग्री, दोनों को ऐड करो 180 डिग्री आता है. इंटीरियर पेयर 4 है, अगर ये इंटीरियर पेयर है तो पहला वाला पैरेलल है. एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री. दैट इज एंगल X and angle Y are interior pair, are angle of interior pair, interior angles. Therefore, line L is parallel to line M, interior angle test. Interior angle test. हमने क्या किया, एंगल X और Y को निकाला, जो तो बहुत इजी था. 130 डिग्री प्लस X कर दिया तो आपका 180 डिग्री हो जाता है. श्रेया आपका यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हुआ है. 130 डिग्री और एंगल X लीनियर पेयर में आ रहे हैं तो 180 डिग्री होगा, तो हमने X निकाला 50 डिग्री. अब Y और 50 डिग्री ये भी लीनियर पेयर है, तो Y निकला 130 डिग्री. अब X और Y दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आता है, दैट इज इंटीरियर पेयर. तो हम लोग लिख सकते हैं कि L और M जो है वो पैरेलल
पैरेलल है और ये एक्स और वाई क्या है, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी बी और लाइन ई एफ भी पैरेलल है। तो ये 3 लाइन है, ए बी सी डी ई एफ और क्यू पी ट्रांसवर्सल है। अब कुछ अल्फाबेट्स हमको चाहिए थे एक्स्ट्रा, तो वो लिखे हमने, यहाँ पर लिखा आर एस और टी, क्योंकि अभी समझ की जरूरत पड़ेगी, तो हमने सिर्फ नेमिंग की है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि y और z जो है y to z इक्वल टू 3/7। तो हमने z को शिफ्ट किया, y का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, z अपॉन में ना, तो उस साइड गया तो मल्टीप्लीकेशन 3/7z, उसको नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। अब हमारे पास है एक एंगल CST, ये वाला एंगल CST और ये वाला STF, दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ और PQ ट्रांसवर्सल है, इसे हम लिख सकते हैं कि CST और STF जो है वो अल्टरनेट एंगल है। लेकिन हम CST की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CSTF की जगह पर Z। तो हमने ये क्या किया, हमने ये निकाला कि जो एंगल CST है, ये वाला जो एंगल है, उसको हम Z लिख सकते हैं, यहाँ पर हम Z लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है। अब इसी एंगल को लेना है वापस, एंगल CST प्लस ये CST है, इसी के साथ ऊपर जाना CSR इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ये CST और CSR एक ही लाइन पे 2 एंगल बन रहे हैं, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। और CST हमने क्या लिखा था, Z फ्रॉम 2 और CSR कौन सा एंगल है, Y। तो हमने क्या किया, ये निकाला कि दोनों का जो मेजर है ना वो 180 डिग्री है। अब हमारे पास कंडीशन है कि Y की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3/7Z, फिर सब कुछ करेंगे तो हमको Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी हम लिखेंगे Z की जगह पर, सॉरी Y की जगह पर 3/7Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। शिफ्ट 7 मल्टीप्लीकेशन में 7z प्लस 3z अपॉन 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 7 तो नहीं चाहिए, उसको शिफ्ट कर दोगे इस साइड, ये हो गया 10z इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू 7, दैट इज 10z इक्वल्स टू 180 इंटू 7 किया 1260। एक 0 एक्स्ट्रा हटा दो, तो z डिग्री इक्वल्स टू 1260 हटाने के लिए ऐसे डिवाइड करके लिखा तो आपका z कितना आ गया, 126। पर हमको z नहीं चाहिए, हमको x चाहिए। तो z और x के बीच में कोई रिलेशन है, ये एंगल और ये वाला एंगल, मेरा फिगर कुछ ज्यादा ही मिक्सअप हो गया है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे z फॉर्म होगा, ये एंगल और ये एंगल। तो उसके पहले हम लिखेंगे लाइन AB is parallel to line EF and line PQ is transversal. Therefore, अब एंगल x को शो करने वाला एंगल है AR P या RS लिख सकते हो, और z को शो करने वाला तो एंगल हमने भी निकाला था CST, सॉरी z को शो करने वाला एंगल था STF अल्टरनेट एंगल। तो ART क्या है हमारा x और STF क्या है z। अभी हमने निकाला z 126 है, therefore x equals to be 126। एक बार वापस देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया। हमने फर्स्ट जो कंडीशन दी थी उससे y की वैल्यू निकाल दी 3/7z। एज लाइन CD और EF पैरेलल है, Q ट्रांसवर्सल है, तो हमने ये वाला एंगल लिया CST, y के जस्ट नीचे वाला, और फिर ये z वाला लिया। क्यों? क्योंकि हमको ये प्रूफ करना था कि y के नीचे वाला z ही होता है, मतलब लीनियर पेयर में करना था। तो हमने CST और STF लिया।
फिर CST की वैल्यू हमने निकाली Z डिग्री है। फिर हमने वापस CST को लिया और Y के एंगल को दैट इज CSR को लिया। तो हमने ये प्रूव किया कि Z और Y को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आता है लीनियर पे। तो हमने वहां से Z की वैल्यू निकाली। फिर Z और X को सेम प्रूव किया, अल्टरनेट एंगल ये और ये वाला अल्टरनेट एंगल्स बने तो हमारा X भी कितना आ जाएगा 126 डिग्री। वो फिगर में ना जब आप लाइंस ड्रॉ करोगे तो लाइट लाइन ड्रॉ करना, मेरा मार्कर है थोड़ा डार्क लाइन ड्रॉ हो गया तो सब मिक्सअप हो गया फिगर। हमारा Z यहाँ पर था, यहाँ पर तो एक यहाँ और एक यहाँ अल्टरनेट एंगल बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 वैसे तो ऑलमोस्ट सबका राइट है, बट अभी करा रहे हो तो एक सम कुछ बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये नहीं दिया है, सॉरी आपको दिया है कि Q और R पैरेलल और P आपका ट्रांसवर्सल है। फाइंड क्या करना है, ये दिया 80 डिग्री, हमको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। डायरेक्ट रिलेशनशिप तो कोई है नहीं, तो हम A से जाएंगे पहले E का रिलेशनशिप और E से जाएंगे G के रिलेशनशिप। गिवन line Q is parallel to line R and line P is transversal. Therefore, angle A is equals to angle E. Q corresponding. तो एंगल A कितना दिया हुआ है 80 डिग्री equals to angle B. That is angle E equals to 80 डिग्री। इसको रख दो निकाल के 1। अब एंगल E और G के बीच का रिलेशन है एंगल E is equals to एंगल G, वर्टिकली ऑपोजिट। तो E हमको मिला था 80 डिग्री, तो हमारा G भी क्या हो जाएगा, therefore एंगल G equals to 80 डिग्री। चलो ये काम तो हो गया। अब F और G का क्या रिलेशनशिप है, लीनियर पेयर। एंगल F प्लस एंगल G इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। जब भी आप सम सॉल्व करोगे प्लीज रीजन सब जगह पे मेंशन करना है। एंगल F पता नहीं है, एंगल G हमने भी निकाला, G जिसका रीजन था, इसका वर्टिकली ऑपोजिट है और इसका रीजन था फ्रॉम 1। तो एंगल F कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, therefore एंगल F इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो हमारा फाइनल आंसर आया एंगल G चाहिए था दैट इज 80 डिग्री और एंगल F चाहिए था विच इज 100 डिग्री। आंसर करके हमेशा लास्ट में बॉक्स बनाएगा कि आपको आंसर में क्या मिला। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया होगा कि ये एक फिगर है, हमने ए बी लाइन को एक्सटेंड किया। तो फर्स्ट तो वो हम लिख देंगे कि एक्सटेंड लाइन ए बी सच दैट इट टचेस लाइन सी डी, नहीं सॉरी line ED at point G। उन्होंने लाइन AB को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे पॉइंट G पर कट कर दिया, DE लाइन को पॉइंट G पे कट कर दिया। क्योंकि अभी हमको एंगल्स क्या क्या प्रूव करने हैं, ABC मतलब ये वाला एंगल प्रूव करना है, FDE E यहाँ पर है, पॉइंट G नहीं है, ये E है। अब इतने बड़े बड़े रिलेशनशिप तो है नहीं हमारे, छोटे छोटे रिलेशनशिप अगर दो पैरेलल लाइंस भी हो तो अभी ABC और FDE के बीच में ऐसे कोई रिलेशनशिप देख नहीं है, तो वाया वाया जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गिवन लाइन कौन कौन सी लाइन पैरेलल दी हुई है, लाइन CE EDBC, line BC is parallel to line ED and AB, line AB is transversal। तो हम ये एंगल लेंगे, एंगल ABC is equals to एंगल BGD। Reason corresponding angles
फिर ये दोनों लाइन्स को लेना, लाइन AB is parallel to line CF और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन ED is ट्रांसवर्सल। तो यहां पे बनेगा एंगल BGD, ये वाला एंगल होगा BGD इज इक्वल टू CD, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, एंगल BGD हमारा पैरेलल सेम हो जाएगा CDH के, H भी हमने यहाँ पर नहीं लगाया है, एंगल CDH, रीजन सेम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये जो CDH एंगल है ना, जो हमको एंगल चाहिए उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल CDH इज इक्वल्स टू एंगल, इसका वर्टिकली ऑपोजिट है GDF के या EDF के। वर्टिकली ऑपोजिट, तो हमको यहां से क्या मिला, ये एंगल ABC BGD के सेम है, BGD CDH के सेम है और CDH जो है EDF के सेम है। तो हम फ्रॉम 1 2 and 3 लिख सकते हैं एंगल ABC is equals to angle EDF, that is angle ABC is equals to, हमको FDE बोलो या EDF बोलो, दोनों सेम ही है, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं एंगल FDE, hence proved। हम लोग कहां से गए थे, रूट बना के गए, क्योंकि सीधे सीधे रिलेशन दिया नहीं, तो हमने पहले ये वाला एंगल लिया, इसको इसके सेम किया, फिर इस एंगल को लिया, इधर सेम किया करेस्पॉन्ड, फिर ये इसके सेम, तो ये भी इसके सेम। यहां से शुरू करना है, ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों सेम, इसलिए ये दोनों भी सामने सामने सेम हो जाते हैं। तो पहले हमने दो पैरेलल लाइन ली, फर्स्ट वाली करेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाला, फिर ये दोनों पैरेलल लाइन्स ली और ये दोनों को करेस्पॉन्डिंग एंगल निकाला, फिर ये वर्टिकल ऑपोजिट, तो ये सब बराबर आपका सेम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि जो सेगमेंट RX है वो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, QY भी एंगल बाइसेक्टर है, RY भी एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो है ना YQXR ये एक रेक्टेंगुलर है। अभी ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम लिख सकते हैं कि CRX इज इक्वल्स टू XRQ, CRX और XRQ ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। रीजन, रे RX is an angle bisector of angle CRQ। CRQ ये वाला एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर है ये। तो हमने इन दोनों एंगल को सेम सेम प्रूव किया, नाम लिखो यहाँ पर छोड़ दो। सेम वे में अगर हम इधर का लेते हैं तो भी हम यहाँ से लिख सकते हैं DRY और QRY। तो एंगल DRY इज एंगल इक्वल्स टू एंगल YRQ। हमने लिया दो। रीजन, रे RY इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QRD। अब इतना तो करने की जरूरत क्यों पड़ी हमको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ये पूरा एक एंगल है रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ये रेक्टेंगल का एक एंगल है, इसको अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो हो जाएगा। सेम वे में सामने वाला प्रूव कर सकते हैं। और रेक्टेंगल के भी दो एंगल तो ऑपोजिट ऑपोजिट 90 हो गया तो ठीक है, प्रूफ हो गया। चार एंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जो एंगल्स है वो लीनियर पेयर है, QRC और QRD। QRC प्लस QRD इक्वल्स टू 180। रीजन, लीनियर पेयर। लेकिन हम लोग QRC को क्या लिख सकते हैं, अब QRC की जगह पर आप ये दोनों लिख सकते हैं ना, बट
एंगल QRC इक्वल्स टू एंगल CRX प्लस एंगल XRQ। QRC, QRX, XRC, सॉरी XRQ किधर जा गया, CRX, XRQ, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो हमारा एक QRD है उसको क्या लिख सकते हो, DRY प्लस YRQ, सेम रीजन, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम QRC की जगह पर इसको दिया नंबरिंग 3 और इन दोनों को दिया नंबरिंग 4। तो अब हम 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 QRC की जगह पे क्या लिख सकते हो, CRX प्लस XRQ। QRD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, DRY प्लस YRQ, और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, चारों एंगल्स। अब हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला XRQ, QRY, XRQ और QRY या YRQ, ये दोनों एंगल्स चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एडिशन मिलाकर हमारा रेक्टेंगल का एक एंगल बन जाता है। एक बार वापस समझा रही हूँ क्या क्या किया अब तक। हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर्स दिया था, तो हम लोग ने एंगल्स अलग अलग किए। हमने ये वाला पार्ट दिया रेक्टेंगल का, नीचे वाला, तो ये एंगल 2 में डिवाइड किया, ये एंगल भी 2 में डिवाइड किया, तो दोनों सेम सेम है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड किया। अब हमने नीचे के ये दोनों को लिया लीनियर पेयर में, तो इनका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। लेकिन QRC की जगह पर हम लिख सकते थे QRX, XRC। सेम है QRD की जगह पर हम लिख सकते हैं QRY, YRD, तो वो लिखा हमने। अब हमको ये वाला एंगल चाहिए रेक्टेंगल, ये वाला, ये और ये दोनों मिलाकर आपका रेक्टेंगल का एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल है हमारा ये XRQ, QRY, एंगल R चाहिए बीच में, चलो बीच में एंगल R आ रहा है, सॉरी ये वाला एंगल R और ये वाला एंगल R चाहिए बीच में, XRQ, QRY। तो अब हम इन दोनों को छोड़ देंगे, उसकी जगह पर हम CRX की जगह पर क्या लिख सकते हैं, XRQ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे XRQ और इसको वैसे ही रहने देंगे XRQ। फिर हम DRY की जगह पर क्या लिख सकते हैं, YRQ, और एक YRQ तो और भी हमारे पास है। ये कहां से मिला हमको, फ्रॉम 1 and 2। अब हमने क्या किया, हमारे पास 2 XR, तो इसको लिखोगे 2XRQ प्लस 2YRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब तक हमने क्या किया है, हमने पहले एंगल बाइसेक्टर जो दिया था उसका फायदा उठाया और हमने XRQ और सब एंगल्स को अलग अलग किया। हम सिर्फ यहाँ पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ ये RX और RY ही लेना है एंगल बाइसेक्टर। RX RY लिया, एंगल बाइसेक्टर निकाला, फिर हमने इन दोनों को लिया लीनियर पेयर में 180 डिग्री। लेकिन QRC की जगह पर हम लिख सकते हैं CRX और XRQ। QRC ये पूरा एंगल, तो इसकी जगह पर 2 एंगल्स लिख सकते हैं। सेम है QRD की जगह पर हम ये 2 एंगल्स लिख सकते हैं। तो फिर हमने ये एंगल्स लिखे, फिर पता चला कि हमको तो सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए XRQ और QRY, तो उसको छोड़कर बाकी जितना भी एक्स्ट्रा था हमने सबको YRQ और XRQ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 2 एंगल्स हैं, उनको प्लस करके लिख दिया 2 और इसको भी प्लस करके लिख दिया 2। अब इसके बाद हमारा 2 यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बाद जो है हमारा 2 कॉमन निकल जाएगा। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं XRQ प्लस YRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 को अगर शिफ्ट करो तो एंगल XRQ प्लस एंगल YRQ इक्वल्स टू हो गया 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अभी XRQ और QRY मिलाकर क्या बन रहा था XRY। एंगल XRQ
प्लस एंगल वाई आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स आर वाई। ये कहां से पता चला? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। यहां से पता चला हमको एंगल एडिशन प्रॉपर्टी है। तो फाइनली आपको पता चला कि एक्स आर वाई भी हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, जो कि हमारे रेक्टेंगल का ही एक एंगल है। एक्स आर वाई हमारे रेक्टेंगल का एक एंगल। तो फाइनली बाकी सारे एंगल्स प्रूफ नहीं करने, लिखना है सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम ये ऊपर वाला एक्स क्यूब वाई भी प्रूव कर सकते हैं। एक्स क्यूब वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। Therefore, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था एक्स आर वाई और क्यू, नाम क्या दिया हुआ था? क्यू एक्स आर वाई इज रेक्टेंगल as two opposite angles are of 90 degree। तो ये हमने क्यू एक्स आर वाई को प्रूव कैसे किया? क्योंकि हमने एक एंगल निकाल के बताया कि 90 डिग्री। सिमिलरली हम ऊपर वाला भी निकाल सकते, सिमिलरली लिख कर अगर निकाले बैठे तो वापस सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। उसे इतना लिख के छोड़ो कि सिमिलरली हम ऊपर वाले एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। ऑपोजिट एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल। तो प्लीज इस सम को ध्यान से देखना, काफी लंबा चौड़ा सम है। और हम लोगों ने सिर्फ एंगल एडिशन, ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो किया। उसके बाद में चार एंगल्स बने, ये हमको इसमें से 2 एंगल्स चाहिए, इन दोनों का एडिशन चाहिए। इन दोनों का एडिशन निकाला हमने 90 डिग्री, और सॉरी इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री निकाला, तो हमारा एक एंगल बन गया रेक्टेंगल का 90 डिग्री। सिमिलरली ऊपर वाला भी बना सकते हो। यहाँ पर वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पोलर चैप्टर चल रहा है उसका ही आगे वाला